Hello everyone, this is Farhan guys. Let's start paper 5, Planning, Analysis and Evaluation, February-March 2019, variance 52. Duration of this paper is 1 hour 15 minutes. Let's see what we have in it. Seems like a redox reaction. और ये हमने किया है, ये हमने A1 में पढ़ा है, ये हमने A1 में पढ़ा है, ये हमने A2 में भी पढ़ा है आपको, ओके? सो ये हमने AS A2 दोनों में बताया है, ये भी हमने AS A2 में बताया है. एनीवे स्टार्ट करते हैं. द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड and iodide ions takes place in acidic condition. All right. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो in this reaction is acting as an oxidizing agent, whereas iodide ions are acting as a reducing agent. So precisely speaking, ये एक redox reaction है, ओके? और एसिडिक कंडीशन यूज कर रहे हैं और इस एसिडिक कंडीशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हाइड्रोजन आयन से. और ये हाइड्रोजन आयन इस सॉल्यूशन के अंदर एग्जामिनर ने शो किए हैं. ऑलराइट. एक और चीज भी जहन में रखिएगा, वो ये कि जब ये आयोडीन एक्वस मीडियम में आएगा तो ऑब्वियसली इसका आपको ब्राउन सॉल्यूशन नजर आएगा, जबकि इन दोनों का कलरलेस होगा सॉल्यूशन. ठीक है. सो आयोडाइड भी कलरलेस सॉल्यूशन, H2O2 भी कलरलेस और हाइड्रोजन आयन तो होता ही कलरलेस है. तो रिएक्शन की जो ऑब्जर्वेशन है वो कलरलेस टू ब्राउन होगी. ओके. Okay, let's find out the rate. The rate of this reaction can be found by measuring the time taken. यहाँ से एक चीज और पता चल गई. हम time taken जो है वो measure करेंगे तो what we measure is basically the dependent variable, right? So it's going to be the dependent variable because we are measuring it. अभी तक तो ऐसा ही है कि ये मैं measure कर रहा हूँ तो जो चीज measure की जाती है वो dependent variable होता है and it has to be on the obviously y-axis, okay? To given amount of iodine to form, okay? This is done by adding known amount of thiosulfate ions. Again, very important information कि ये reducing agent है. Oops. This is reducing agent. Okay. And allowing iodine form in reaction 1 to react with this. Okay. तो जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे आयोडीन बनेगा. आयोडीन को मैं थायोसल्फेट आयंस के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो ब्राउन सॉल्यूशन होगा मेरे पास. इट विल टर्न टू कलरलेस. इसको कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट. इसको हमने टेट्राथायोनेट का नाम दिया था अकॉर्डिंग टू ग्रुप 17 एलिमेंट्स के चैप्टर. ओके. सो इसका मतलब ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है. After thiosulfate ions have all reacted in reaction 2, any further iodine formed in reaction 1 can be detected by using an indicator. So आप जानते हैं कि जब भी हम इंडिकेटर यूज करते हैं आयोडीन को डिटेक्ट करने के लिए हम स्टार्च इंडिकेटर यूज करते हैं. और स्टार्च इंडिकेटर का ब्लू ब्लैक कलर होता है विद आयोडीन. जब थायोसल्फेट से रिएक्शन कराओगे इट विल टर्न टू कलरलेस. ब्लू ब्लैक कलर with iodine. Okay. A student carried out series of experiments to determine the order of reaction with respect to concentration of iodide ions in reaction 1. तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमिन करने के लिए मुझे आयोडाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कंसीडर करनी होगी. Okay. Solution A has a concentration of potassium iodide. Solution B has a concentration of sodium thiosulfate. The student solution C has a concentration of H2O2 and H2SO4 की concentration है, distilled water है, suitable indicator है. तो indicator मैंने आपको बताया starch indicator होगा. ठीक है. और जाहिर सी बात है हम distilled water क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये भी solid होता है at RTP
और ये भी सॉलिड होता है आरटीपी। तो अगर मुझे इनके सॉल्यूशंस बनाने हैं तो ऑब्वियसली मैं डिस्टिल वाटर के अंदर मेकअप करूंगा, इनके सॉल्यूशंस बनाऊंगा। ओके, द स्टूडेंट प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ए इन 250 cm क्यूब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। तो इसका मतलब मैं डाइल्यूशन कर रहा हूँ, सही है। ओके, ठीक है। तो क्या किया मैंने, वो द स्टूडेंट प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ए इन अ 250 cm क्यूब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। अच्छा, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। मुझे यहाँ ये पॉइंट दे तो दिया उन्होंने, बट इस पॉइंट को कुछ इस तरह से सोच लो आप कि आपके पास एक इवेपोरेटिंग डिश है। उस इवेपोरेटिंग डिश के अंदर आपके पास पोटेशियम आयोडाइड का सॉलिड है, क्योंकि आरटीपी ये तो सॉलिड होता है, और मुझे इसका सोल्यूशन बनाना है इन 250 cm क्यूब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको उठाऊंगा और स्ट्रेट अवे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में प्लेस करूंगा। ये आ गई आपकी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ठीक है, 250 cm क्यूब। और कितनी कंसंट्रेशन बनानी है मुझे, 0.100 मोल पर डीएम क्यूब, जिसको मैंने मोलर कर दिया है। ओके, सो मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, जो मेरे पास मास था यहाँ पर वो एग्जैक्टली मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, राइट। तो जो मोल्स यहाँ पर थे वही मोल्स यहाँ पर भी होंगे, तो इस पूरे उस सिनेरियो में मोल्स सेम होंगे। ऑलराइट, और मैं वाटर ऐड कर रहा हूँ बेसिकली यहाँ पर, ताकि वो सोल्यूशन बन जाए 250 cm क्यूब का। ओके, सो मोल्स सेम है। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू कि भाई मेरे पास तो सोल्यूशन था, बट ये बना कैसे, मैंने ये समझाया आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। द स्टूडेंट यूज्ड अ बैलेंस्ड एक्यूरेट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। फिर दोबारा से मसला मसला ये है कि जब 2 डेसिमल प्लेस का हम बैलेंस यूज करते हैं तो उसमें एरर इन सिंगल रीडिंग क्या होता है, 0.005 ग्राम, ये याद रखना। And a weighing board. A weighing board is a small container used to hold solid samples when they are weighed. ये है weighing board, इसको आप evaporating basin भी कह सकते हो, ठीक है। Determine the mass in gram of potassium iodide needed to prepare 250 cm cube of this. So I know the concentration, I know the volume, so I can find the moles. So मेरे पास 1000 cm cube of potassium iodide है और उसमें मोल्स है मेरे पास 0.100। If we have 250 cm cube, और ये एक्यूरेट भी नहीं है, 250 cm cube लिखा हुआ है। If we have 250 cm cube of solution, so moles कितने हो जाएंगे? The moles of potassium iodide is going to be, let me calculate, 0.1 into 250 divided by 1000, 0.025. Now we need to find out the mass of potassium iodide in gram. Okay, और मुझे आयोडीन का और पोटेशियम का AR है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड आउट द MR of potassium iodide. पोटेशियम का AR है 39.1, आयोडीन का AR है 126.9, 39.1 plus 1, 26.9 is going to be 166. So मैं अगर मोल्स मास कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो ऑब्वियसली मैं पोटेशियम आयोडाइड की जो मोल्स हैं 0.025 उनको मल्टीप्लाई कर दूंगा MR से, which is 166. तो मैं मल्टीप्लाई 0.025 is going to be 4.15 ग्राम। ओके, तो हमारे पास मास आ जाएगा 4.15 ग्राम। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू।
राइट। Now the next, the student weighed the empty weighing board, यानी मेरे पास सबसे पहले एक empty weighing board थी, मैंने उसको weigh किया. The student then added solid potassium iodide to the weighing board until the mass of potassium iodide calculated in 1 was reached. ठीक है. तो बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, और फॉर्मेट ये है कि मेरे पास एक weighing board है. ठीक है, ये weighing board है, इसको मैंने मास वे किया, मास ऑफ एम्प्टी बोट इन ग्राम. उसके बाद इसी बोट के अंदर इस बोट को मैंने वेइंग बैलेंस पे रखा. ठीक है, और वेइंग बैलेंस पे रखकर मैंने ये मास ऐड करना शुरू किया. सही है. सो ये हो जाएगा आपके पास मास ऑफ बोट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, और ये मैं उस वक्त तक ऐड करूंगा जब तक मुझे 4.15 ग्राम मास यहाँ पर अचीव ना हो जाए. ठीक है. उसके बाद जब ये सारा काम हो जाएगा तो हम एक्चुअली स्टूडेंट जो है वो इसको ट्रांसफर करेंगे पोटेशियम आयोडाइड को फ्रॉम अ वेइंग बोट इनटू 100 cm cube of beaker. Okay. Describe how the student could check that the mass of potassium iodide transfer into 100 cm cube beaker was exactly the same as the mass calculated in 1. अच्छा, मैं क्या करूंगा, मैं इसको ट्रांसफर करने से पहले बीकर का जो मास है वो वेट करूंगा, और जब मैं इसको बीकर के अंदर ट्रांसफर करूंगा तो फिर ट्रांसफर करने के बाद भी मास ऑफ बीकर प्लस पोटेशियम आयोडाइड वेट करूंगा. ठीक है. और इस तरह से मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास जो सॉलिड बीकर के अंदर आया है वो कितना, उसका एग्जैक्ट मास कितना है, वो एग्जैक्टली 4.15 ग्राम है या नहीं. तो हम सबसे पहले डिटरमिन करेंगे मेजर द मास ऑफ एम्प्टी बीकर. ठीक है. ट्रांसफर द सॉलिड इनटू इट. सॉलिड ट्रांसफर करने के बाद दोबारा से रीवे करोगे. ट्रांसफर द सॉलिड थोड़ा बेहतर करके लिख लें. ट्रांसफर द सॉलिड फ्रॉम अ वेइंग बोट in it, measure the mass of beaker again, measure the mass of beaker plus solid again. ठीक है. तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कितना मास ट्रांसफर किया है. ठीक है. डिफरेंस पता चल जाएगा उसका कि मेरे पास मास ऑफ कितना आ रहा है. देन फिर पार्ट थर्ड, the student dissolved potassium iodide in 100 cm cube of beaker in distilled water. Okay, that's important कि मैंने जो 4.15 ग्राम था उसको 100 cm cube of water beaker के अंदर ट्रांसफर किया, यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया था. उसके बाद मैंने उसमें डिस्टिल वाटर ऐड किया, और इस डिस्टिल वाटर ऐड करने के बाद मैंने उसको सोल्यूशन को मिक्सचर को स्टर किया. स्टर करने के बाद जो सोल्यूशन बना उसको मैंने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क 250 cm cube में प्लेस किया. डिस्टिल वाटर ऐड किया टू द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क until the volume of the solution was exactly 250 cm cube. Care was taken to avoid parallax error. Describe. Okay. Describe how the student should transfer all the potassium iodide solution from the beaker into a 250 cm cube volumetric flask. अब जाहिर सी बात है वो आपसे बहुत एक्यूरेसी की डिमांड कर रहा है यहाँ पर कि आप मेक श्योर करो कि एग्जैक्टली 250 cm क्यूब बने. तो कैसे बनेगा? सो मैं सबसे पहले इससे रिलेटेड बात करता हूँ कि इसमें क्या होगा. मैं
put filter funnel in a volumetric flask transfer the solution mixture into volumetric flask via funnel और ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझसे कोई एरर ना हो, ठीक है, सॉल्यूशन गिरे नहीं और कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाए। ओके, तो ये तो हो गया कि जनाब मैंने ट्रांसफर कैसे कर दिया। अच्छा, ट्रांसफर करते वक्त क्या होगा, जाहिर सी बात है जो बीकर होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ सोल्यूशन रह जाएगा, तो मैं उस बीकर को डिस्टिल वाटर से वॉश करूंगा और फिर उस वॉशिंग को भी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में वाया फिल्टर फनल ट्रांसफर करूंगा। वॉश द बीकर with distilled water my handwriting is going to be very crazy. So क्या है, wash the beaker with distilled water, transfer this washing in a volumetric flask। ठीक है, ये तो हमारा point 1 हो गया। Let's talk about point 2, how the student should fill the volumetric flask exactly up to 250 cm cube mark। तो आपको पता है कि आप ड्रॉप वाइज टॉप अप करते हैं डिस्टिल वाटर, तो टॉप अप द फ्लास्क ड्रॉप वाइज with distilled water। Okay, okay, top of the flask dropwise distilled water until 50 cm cube mark reach। Next is the student rinsed a burette with solution A before filling it with solution A। Explain why this improves the accuracy of the result। अगर आप ब्यूरेट को रिंस नहीं करेंगे सोल्यूशन ए से, और याद रहे कि सोल्यूशन ए जो है ना वो आपका पोटेशियम आयोडाइड था, ठीक है, दैट वाज योर पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन। तो अगर आप पोटेशियम आयोडाइड के सोल्यूशन से रिंस नहीं करेंगे तो जो डिस्टिल वाटर होगा ब्यूरेट के अंदर वो इस पोटेशियम आयोडाइड की कंसंट्रेशन को चेंज कर देगा, जिसकी वजह से एक्यूरेसी नहीं मिलेगी रिजल्ट्स की। ऑलराइट, एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो रिंसिंग जो होती है वो वाटर को रिमूव कर देती है, और इस तरह से क्या होता है कि वाटर को रिमूव करने से एक्यूरेसी का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। सो हम यहाँ कर देते हैं कि ब्यूरेट often contain distilled water or impurities। So to remove them, and to get accurate results, rinsing must be done। Rinsing must be done with solution A। सही है।
Next, the student was given a solution of 0.4 mole per dm cube sodium thiosulfate. Okay, determine the volume in cm cube of this solution that should have been added to 100 cm cube volumetric flask to prepare 100 cm cube of solution B. Give your answer to 2 decimal places. Okay, again 2 decimal place है और आपसे वो कह रहे हैं कि जनाब आपके पास इनिशियली कितना कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन था 0.4 मोल पर डीएम क्यूब और आप उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं 0.1 मोल पर डीएम क्यूब में। तो मैं 0.4 से 0.1 मोल पर डीएम क्यूब में कन्वर्जन करना चाहता हूँ। ठीक है, सो ठीक है, कन्वर्जन कर लेते हैं। बेसिक कहने का मतलब ये है कि लेट सपोज, ओहो एक मिनट, आप यूं कह लीजिए कि आपके पास सॉल्यूशन है इसमें, माय गुडनेस माय, मेक सेंस। तो आपके पास इनिशियली कितना था, आपके पास था 0.400 मोल पर डीएम क्यूब, ये था आपके पास सॉल्यूशन, सही है। और वो आपसे कह रहे हैं कि डिटरमिन द वॉल्यूम इन सीएम क्यूब ऑफ दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम डिटरमिन करो। तो इस सॉल्यूशन का तो वॉल्यूम मुझे पता ही नहीं है, डिटरमिन करना है तो मैं वॉल्यूम क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ। और इससे आपने सॉल्यूशन क्या बनाया, इससे आपने सॉल्यूशन बनाया था 0.100, सही है, आपने बनाया था 0.100 मोलर। और इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए आपने वॉल्यूम कितना लिया हुआ है 100 cm क्यूब। सो बेसिकली मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं डाइल्यूशन का प्रोसेस कर रहा हूं। तो डाइल्यूशन का प्रोसेस जब भी किया जाता है हम फॉर्मूला यूज करते हैं C1V1 इक्वल्स टू C2V2। मुझे कंसंट्रेशन गिवन है 0.400, मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। कंसंट्रेशन मुझे गिवन है 0.100, वॉल्यूम मेरे पास है 100, तो यहाँ से वॉल्यूम कितना हो जाएगा 0.100 इंटू 100 divided by 0.400. Let me calculate. 0.1 into 100 divided by 0.4. So it's going to be oh, my bad, you need to be careful, you need to be careful. वो solution B कह रहे हैं guys, मैंने solution A ले लिया, solution B, hold, solution B लेना था, my goodness, oh my goodness, solution B लेना था तो मुझे 0.0500 मोल पर डीएम क्यूब लेना है। ओके, तो ये है 0.0500 और ये जगह 0.0500। You guys have to be very careful. In 200 divided by 0.400, so ये हो जाएगा मेरे पास 12.5। अब वो 2 डेसिमल प्लेस कह रहे हैं, इसलिए मैं आंसर दूंगा 12.50 cm। ओके, सो गाइस मुझे सॉल्यूशन बी के लिए काम करना है, हाँ, नॉट सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन बी आपके पास क्या है, सोडियम थायोसल्फेट है। तो मैं एक, ओके, तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, एक मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से, मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट से मैं लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन बना रहा हूँ। इसका मतलब मैं डाइल्यूशन कर रहा हूँ, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। ओके, तो इसका मतलब ये भी आपके पास सोडियम थायोसल्फेट था इनिशियली, और ये भी आप यहाँ पर भी चेंज होगा, ये भी आपके पास क्या था सोडियम थायोसल्फेट, बट इसकी कंसंट्रेशन क्या थी 0.500 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, तो सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन था। आई होप यू गेट लॉजिक। Oh, another question, another part. Experiment 1.
was carried out using a series of steps. Okay, series of steps देख लेते हैं. Student used a measuring cylinder to measure 25 cm cube of 0.2 mole per dm cube H2SO4. This was transferred to the conical flask. Obviously measuring cylinder है और हमारे पास accurate volume नहीं है, so must be in excess obviously, क्योंकि accurate नहीं है, so not accurate volume, so this might be in excess, might be in excess. ठीक है. Next is the student added 20 cm cube of distilled water from a burette to the conical flask, 5 cm cube of solution A from the burette to the conical flask, 5 cm cube of solution B from burette to the conical flask, 1 cm cube of indicator from teat pipette to the conical flask. What is teat pipette? ये बेसिकली आपका ड्रॉपर होता है, छोटा सा ड्रॉपर होता है प्लास्टिक का, उसको टीट पिपेट कहते हैं. ठीक है, अगर आपने यूज किया लैब में यूज होता है. The student used a burette to add 10 cm cube of solution C. Okay. So आपको 20 cm cube distilled water, 5 cm cube solution A, 5 cm cube of solution B, and 10 cm cube of solution C into a small beaker. The content of the beaker were added to the conical flask, and the stop clock was started immediately. The stop clock was stopped when iodine form causes the indicator to change color. Okay. In experiment 2 to 6, the student repeated step 1 to 6 using the volume of distilled water and solution A given in the table. The student carried out 2 trials of each experiment. Okay. Okay, in experiment 3, trial 2, the indicator changed color as soon as the student added solution C to the conical flask. No results were recorded for experiment 3, trial 2. Suggest which step the student did not carry out in experiment 3, trial 2. Okay. सबसे अहम बात यह है कि कोई रिजल्ट आपको नहीं मिला एक्सपेरिमेंट 3, ट्रायल 2 में. ठीक है, इस ट्रायल 2 में कोई रिजल्ट नहीं मिला. और रिजल्ट क्यों नहीं मिला? इंडिकेटर ऐड करने पे कोई रिजल्ट नहीं मिला इन सॉल्यूशन सी. ओके, क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? इंडिकेटर का कलर उस वक्त आता है, गाइस मेक श्योर बहुत ध्यान से बात सुनिएगा. इंडिकेटर का कलर उस वक्त आता है, ओके, आयोडीन बनेगा, और जब आयोडीन बनेगा तो स्टार्च इंडिकेटर ऐड करने से ब्लू ब्लैक कलर आएगा. फिर तुम उसको सोडियम थायोसल्फेट से रिएक्शन करवाओगे तो वो ब्लू ब्लैक कलर को टाइट्रेशन की वजह से कन्वर्ट कर देगा कलरलेस सॉल्यूशन में. अब जाहिर सी बात है, तुमने सोडियम थायोसल्फेट ऐड, तुमने इंडिकेटर ऐड किया, लेकिन तुम्हें कोई कलर ऑब्जर्वेशन नहीं मिली. तुम्हें अगर कोई कलर ऑब्जर्वेशन नहीं मिली तो इसका मतलब यह हुआ तुम्हें कलर ऑब्जर्वेशन नहीं मिली. सॉल्यूशन बी क्या था हमारे पास? सोडियम थायोसल्फेट. ओके. और सॉल्यूशन ए क्या था तुम्हारे पास? पोटेशियम आयोडाइड. ओके, मेक सेंस. देखो, तुमने सॉल्यूशन ए कॉनिकल फ्लास्क में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, और फिर सॉल्यूशन बी जो है उसको ब्यूरेट में लिया और कॉनिकल फ्लास्क से रिएक्शन करवाया, और स्टेप 5 में तुमने इंडिकेटर यूज किया, ठीक है, इनटू द कॉनिकल फ्लास्क. तो कलर नहीं आया. कलर नहीं आ रहा. कलर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आयोडीन अवेलेबल नहीं है. और आयोडीन क्यों नहीं अवेलेबल है? क्योंकि सोडियम थायोसल्फेट से रिएक्शन कर लिया होगा उसने. तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे पास, ओके, वेट, आई नीड टू थिंक अ लॉट. अच्छा, एक और चीज, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 रिमेन सेम,
वॉल्यूम ऑफ इंडिकेटर रिमेन सेम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी रिमेन सेम। तुम सिर्फ क्या चेंज कर रहे हो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बी ए। इसका मतलब तुम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ए चेंज कर रहे हो और डिस्टिल वाटर चेंज कर रहे हो, लेकिन मेक श्योर कर रहे हो कि टोटल वॉल्यूम रिमेन सेम। आप देखो यहाँ पर टोटल वॉल्यूम 25 है, तो यहाँ पर भी टोटल वॉल्यूम 25 है। इनफैक्ट हर एक्सपेरिमेंट में टोटल वॉल्यूम 25 है। तो बेसिकली तुम यहाँ पर कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हो सोल्यूशन ए की बाय यूजिंग डिस्टिल वाटर थ्रू सीरियल डाइल्यूशन, राइट। तुम बेसिकली ट्रायल 2 में इंडिकेटर चेंज कलर एज सून एज द स्टूडेंट एडेड सोल्यूशन सी। जब तुम सोल्यूशन सी ऐड करते हो तो इंडिकेटर जो है वो अपना कलर चेंज कर लेता है। तो अगर तुमने सोल्यूशन सी ऐड किया और कोई कलर चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब आयोडीन नहीं था। और आयोडीन क्यों नहीं था, क्योंकि सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है, ओके। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये जो स्टेप 4 में तुमने सोल्यूशन भी ऐड किया है, तुम इसको ऐड करना भूल गए थे। यानी इस सोल्यूशन को तुम ऐड करना भूल गए थे। सोल्यूशन बी सोडियम थायोसल्फेट है ना, इस सोडियम थायोसल्फेट को ऐड करना भूल गए थे, जिसकी वजह से तुम्हारे पास जो है ना वो रिजल्ट नहीं आया, रिएक्शन नहीं हुआ और तुम्हें ऑब्जर्वेशन नहीं मिली यहाँ पर। वो कह रहे हैं ना हमसे कि विच स्टेप द स्टूडेंट डिड नॉट कैरी आउट। आई थिंक स्टेप 4 इज मिसिंग। स्टेप 4 इज मिसिंग। क्यों मिसिंग है स्टेप 4 भाई? क्योंकि सोडियम थायोसल्फेट को ऐड करना आप भूल गए थे। सोडियम थायोसल्फेट को आप ऐड करना भूल गए थे। Step 4 is missing because we forgot to add सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, ये स्टेप हम करना भूल गए थे। इस स्टेप को ना करने की वजह से जो है ना हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला स्टेप एक्सपेरिमेंट 3 ट्रायल 2 में सोल्यूशन सी के साथ। suggest why the results shown in the table could be considered reliable. Reliability of the experiment, okay। आप नोट करें ट्रायल 1 और ट्रायल 2 में जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही क्लोज हैं, isn't it? And these close results shows कि जी हमारा जो एक्सपेरिमेंट है रिजल्ट्स हैं वो रिलायबल हैं, बिकॉज बहुत ही क्लोज वैल्यूज हैं हमारे पास। सो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ because the time for the indicator to change color, because the time to change, time for the indicator, time for the indicator to change color is almost very close to each other, hence above values are considered to be as reliable, okay। what what was the percentage error in the Burette reading for the measuring the volume of solution A in experiment 5? यार ब्यूरेट की जो रीडिंग होती है उसका सिंगल एरर कितना होता है? 0.005 एरर
इन सिंगल रीडिंग कितना होता है भाई, प्लस माइनस 0.05 cm3, ठीक है, सिंगल रीडिंग का एरर है। एपरेटस का तो एरर 0.1 cm3 होता है, ओके। सो और हम 2 टाइम्स रीडिंग लेते हैं। परसेंटेज एरर देख लेते हैं, 0.05 इंटू 2। अब एक्सपेरिमेंट 5 में जो सोल्यूशन ए है उसको देखते हैं कितना है। एक्सपेरिमेंट 5 सोल्यूशन ए 20 cm3 है, तो मैं 20 cm3 ले लेता हूँ यहाँ पर। 20.00 cm3 इंटू 100 कर लेता हूँ, तो मेरे पास हो जाएगा 0.50%। तो ये हो जाएगा 0.50%, ओके। उसके बाद है आपके पास suggest why a measuring cylinder was used to measure the volume of H2SO4 rather than a more accurate piece of apparatus such as burette। तो मैंने पहले ही कह दिया था आपको कि ये एक्यूरेट वॉल्यूम नहीं है, इसलिए आप मेजर कर सकते हो मेजरिंग सिलेंडर से। ऑल्सो ये एक्सेस अमाउंट के अंदर भी होगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस इज बिकॉज H2SO4 is in excess, so we don't need accurate piece of apparatus to measure volume। नेक्स्ट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैंने आपको कहा था कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमने कहा बता, डिपेंडेंट वेरिएबल हम क्या चीज मेजर कर रहे हैं, टाइम मेजर कर रहे हैं ना। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा, टाइम। तो हम लिखेंगे टाइम टेकन, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसको हम चेंज कर रहे हैं। और हम चेंज किसको कर रहे हैं, हम चेंज बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ए को चेंज कर रहे हैं, राइट, यूजिंग डिस्टिल वाटर। तो हम यहाँ लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ए, इसको हम यहाँ थोड़ा सा और हाईलाइट कर देते हैं कि हम क्यों ऐसा कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि फ्रॉम द टेबल we conclude that we are changing the concentration of solution A by using or by changing distilled water, by changing distilled water। लेकिन बस खास बात यह है कि हमने टोटल वॉल्यूम सेम रखना है, ठीक है, keep the total volume same। Oh my goodness, that's a very long question, okay। The rate equation can be written as rate is K times concentration of iodide power n, okay। So guys, this n is going to be the order of reaction, order of reaction। Next, concentration of iodide is proportional to the volume of solution A, and n is the order of reaction with respect to iodide। Use only results of experiment 1 to 6 given in D to complete the table, where V is the volume of solution A and T average time is basically in trial 1 and trial 2 in seconds। Give the values to 3 significant figures। Okay, so log V यानी log 5 करूंगा मैं तो मेरे पास आंसर आएगा, log 5 करूंगा मैं तो मेरे पास आंसर आएगा। log 5 क्या है मेरे पास, कैलकुलेटर पे 0.699 आ रहा है राउंड ऑफ करने के बाद।
क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर लेना है। ये आ जाएगा 1.00, ये आ जाएगा 1.10, ये आ जाएगा 1.18, फिर आपके पास 1.30 और ये है 1.40। ये वैल्यूज कैलकुलेटर पे मेरे पास आ रही हैं, लेकिन मैं उनको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करके दे रहा हूँ, ठीक है, इस चीज का ख्याल रखिएगा। फिर ये है एवरेज टाइम। एवरेज टाइम क्या था? ट्रायल 1 और ट्रायल 2 का एवरेज टाइम लेना है आपने सेकंड्स में, राइट? तो ट्रायल 1 और ट्रायल 2 का एवरेज टाइम, ये ट्रायल 1 और ट्रायल 2 का एवरेज टाइम 218 प्लस 220, 218 प्लस 220, 218 प्लस 220, ये आ गया, डिवाइडेड बाय 2 इज गोइंग टू बी 219। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर रखना है। फिर इससे रिलेटेड होगा 113, एक्सपेरिमेंट 4 से रिलेटेड है 76.5, फिर है 59.0, मेरे पास 59 है तो मैंने 59.0 किया है, फिर 48 है तो 48.0। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर लेना है। फिर 1/1 दिस यानी रेसिप्रोकल ऑफ दीज वैल्यूज लेना है मैंने। और जाहिर सी बात है, आप इधर नोट करें, एग्जामिनर ने यहाँ पर वैल्यूज इस पैटर्न पे लिखी हुई है, तो इसका मतलब सारी की सारी वैल्यूज इसी पैटर्न से लिखी जाएंगी, साइंटिफिक नोटेशन में नहीं दी जाएंगी, यानी 10 टू द पावर -3 के फॉर्म में या 10 टू द पावर -4 की फॉर्म में नहीं दी जाएंगी वैल्यूज। ये फॉर्मेट दिया एग्जामिनर ने, इसी फॉर्मेट में सारी वैल्यूज को लिखना है। एंड अगेन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो मैं 1/219 लूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 0.00457, फिर होगा 0.00885, फिर होगा 0.0131, फिर होगा 0.0169, फिर होगा 0.0208, और log 1/t, यानी मैं इसकी log वैल्यूज ले लेता हूँ सबकी, ठीक है। तो ये हो जाएगा log 0.0457 इज बेसिकली -2.34, राउंड ऑफ करने के बाद, आई मीन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स की टर्म में, देन -2.05, देन -2.00, देन आपके पास है -1.88, God, -1.77 एंड -1.68। 2 मार्क्स के लिए लॉट ऑफ वर्किंग एक्चुअली, नॉट, अगर ये 3 मार्क्स होते मेक सेंस कि कम से कम 3 मार्क्स होने चाहिए थे, बिकॉज लॉट ऑफ वर्किंग इसमें, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का यहाँ भी ख्याल रखना है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और फिर आप मार्क्स 2 दे रहे हैं, तो नॉट फेयर एट ऑल, ठीक है। पार्ट इज रेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 1/एवरेज टाइम, ठीक है। ये हमने सिखाया हुआ है आपको कि रेट इज इक्वल्स टू 1/टाइम, तो उन्होंने कहा भाई 1/एवरेज टाइम, ठीक है। तो टाइम अगर कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, टाइम अगर ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम है, इनवर्स रिलेशनशिप है। द रेट इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज शोन, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये बता देते हैं आपको कि ये आपका y है, ठीक है, और ये जो आपका n है ये बेसिकली आपका ग्रेडियंट होगा, क्योंकि यही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी है विच वी नीड टू फाइंड आउट, ठीक है। दैट इज योर m, ये आपका कांस्टेंट है, दैट इज योर c, जिसको आप y इंटरसेप्ट कहते हो, एंड ऑब्वियसली गाइस ये आपका c हो गया, लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिस वन। सो ये जो आपके पास है ये एक्चुअली आपका x एक्सेस होगा, ओके। वो कह रहे हैं प्लॉट अ ग्राफ ऑफ log 1/एवरेज टाइम अगेंस्ट log v, यूज क्रॉस टू प्लॉट ईच डेटा पॉइंट, ड्रॉ अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट। सो गाइस मैंने ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट बना दी आपके लिए, टाइम सेव कर लिया है, एंड ऑब्वियसली ये जो पॉइंट है ये पॉइंट से दूर है, इसका मतलब ये नॉर्मलस पॉइंट होगा आपका, ओके। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम एक्चुअली अगले पार्ट पे चलते हैं। वो कह रहे हैं यूज योर ऑन ग्राफ टू डिटरमिन द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ पॉइंट्स यू यूज्ड इन योर कैलकुलेशन,
गिव द ग्रेडियंट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना है, इस बात का ख्याल रखा जाएगा। डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू आयोडाइड, जो तो आपका ग्रेडियंट होगा वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, सही। ओके, तो कोऑर्डिनेट्स बता देते हैं। सो एक कोऑर्डिनेट तो मेरे पास बहुत ही सिंपल सा कोऑर्डिनेट लेंगे। एक तो ये आ गया मेरे पास, सही है, और ये है मेरे पास 0.6, oops 0.6 एंड -2.44 अप्रोक्सीमेटली। और एक पॉइंट जो है ना वो मैं ये वाला ले लेता हूँ, ये ज्यादा आसान है, दिस वन। ओहो, इस पॉइंट को ले लेता हूँ। ये किस वैल्यू के ऊपर आ रहा है? 1.30, और ये आ रहा है -1.78। ओके, तो ये आ रहा है 1.30 -1.78। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को उठा के वहां लिख देते हैं। ओहो, कहाँ लिखना है? और दिस टाइम उन्होंने थोड़ा सा ऑर्डर डिफरेंट कर दिया है, विच इज वाई। यानी हाँ, कोई इशू नहीं है, ऑर्डर डिफरेंट भी कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है हमारे पास 0.6 एंड -2.44, देन फिर आपके पास है 1.30 कॉमा -1.78। क्या मैंने वहां माइनस लिखा था? नहीं, हाँ लिखा है, ठीक है। चलें, ग्रेडियंट क्या होता है? चेंज इन y ओवर चेंज इन x। तो gradient is basically change in y over change in x, all right। change in y क्या हो जाएगा आपके पास? change in y हो जाएगा -2.44 -1.78, एंड देन फिर आपके पास है 0.6 -1.30। तो मेरे पास आंसर आएगा यहाँ से 0.66, और यहाँ से आंसर आएगा -0.7। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, तो मेरे पास ग्रेडियंट आएगा 0.94286। तो ग्रेडियंट उठाकर मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में मुझे देना है, तो मैं 3 सिग्निफिकेंट में आंसर दूंगा -0.943। सही है, और जाहिर सी बात है अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं फर्दर तो ये क्लोज टू 1 होगा, तो इसलिए फर्स्ट ऑर्डर होगा मेरे पास। ओके, ऑलराइट, और दैट्स द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। दैट्स 20 मार्क्स का क्वेश्चन, व्हिच इज व्हाई इतना टाइम लगा है हमें इसको अटेम्प्ट करने में। चलें, खैर अटेम्प्ट तो हो गया। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 में? क्वेश्चन नंबर 2 सीम्स लाइक इजी क्वेश्चन, क्योंकि अगर वो 20 मार्क्स का तो क्वेश्चन 2 10 मार्क्स का होना चाहिए। ओके, let's read this question. A student was given a sample of unknown group 2 chloride। तो अगर unknown है तो मैंने आपको कहा था कि हम इसका जनरल फॉर्मूला लिखेंगे MCl2। ये इसका जनरल फॉर्मूला है, क्योंकि मुझे मेटल नहीं पता, ठीक है ना, वो ग्रुप 2 का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। The student dissolved 3.172 gram of the unknown group 2 chloride in distilled water in a beaker and then add an excess of aqueous silver nitrate to the beaker. Okay, a white precipitates of silver chloride form। ठीक है, तो कहने का मतलब ये एग्जामिनर ये कह रहे हैं कि आपके पास MCl2 है, आप उसमें सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर रहे हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको सिल्वर क्लोराइड मिलेगा और आपको मेटल नाइट्रेट मिलेगा। और क्योंकि ग्रुप 2 का है मेटल, इसलिए फॉर्मूला ये बनेगा। नाउ वी हैव 2 नाइट्रेट आयंस हियर, तो बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर भी 2 लगाऊंगा, एंड ऑब्वियसली बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर भी 2 लगाऊंगा। ठीक है, दैट्स कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। लेकिन उससे भी ज्यादा एक अहम बात, और वो ये कि आपको मास ऑफ MCl2 क्वेश्चन के अंदर गिवन है, विच इज मास ऑफ MCl2 is given, which is 3.172 gram। वो कह रहे हैं राइट आयोनिक इक्वेशन इंक्लूडिंग स्टेट सिंबल्स फॉर द रिएक्शन अकरिंग। आप जानते हैं कि ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। व्हाट्स लेफ्ट? क्लोराइड एंड सिल्वर आयंस कंबाइन टुगेदर टू गिव AgCl। सो हम यहाँ लिख देते हैं
AgCl प्लस Cl माइनस एरो AgCl। अगर मैं बैलेंसिंग को देखूं तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर भी 2 लगाऊंगा, मैं यहाँ पर भी 2 लगाऊंगा, यहाँ पर भी 2 लगाऊंगा। तो आप नोट करें, देखा जाए तो रेशो 1:2 सेम ही है। तो आप 2 लगाओ या नहीं लगाओ, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो मैं नहीं लगाता हूँ 2, सही है। इक्वेशन को सिंपल रख लेते हैं। वैसे अकॉर्डिंग टू दिस ये भी 2 है, ये भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो जो है उसी के मुताबिक काम कर लेते हैं। चलो, ये आयन है तो मीडियम एक्वस, ये आयन है तो मीडियम एक्वस, और ऑब्वियसली ये इनसॉल्युबल होता है तो सॉलिड। इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। फिर वो आपसे कह रहे हैं टू सेपरेट द फिल्ट्रेट फ्रॉम द रेजिड्यू। एक बात और कि भाई ये आपका रेजिड्यू होगा, क्योंकि माय गुडनेस व्हाट आई एम डूइंग, ये आपका रेजिड्यू होगा क्योंकि इनसॉल्युबल पार्ट है, और ये आपका फिल्ट्रेट होगा क्योंकि ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल अकॉर्डिंग टू ओ लेवल केमिस्ट्री। तो आपने इन दोनों को सेपरेट करना है। अब इन दोनों को सेपरेट करने के लिए आप फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करेंगे यूजिंग ग्रेविटी और बाय यूजिंग रिड्यूस्ड प्रेशर। तो ग्रेविटी में क्या होता है, सोल्यूशन जो है वो टूवर्ड्स द ग्रेविटी सोल्यूशन ड्रॉप होना शुरू होता है। और मेरे ख्याल से मैंने ये कॉन्सेप्ट शेयर किया हुआ है आपके साथ किसी पेपर के अंदर, डायग्राम भी बना के दी हुई है कि अगर आप ग्रेविटी से प्रेशर फिल्ट्रेशन करेंगे तो क्या होगा, और अगर आप रिड्यूस प्रेशर करके करेंगे तो क्या होगा। ये एक क्वेश्चन मैंने कराया हुआ जून सेशन के मेरे ख्याल से पेपर्स के अंदर, आप चेक कर सकते हैं जून या विंटर सेशन के अंदर, ठीक है। द स्टूडेंट डिसाइडेड टू फिल्टर द मिक्सचर अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, ठीक है, ओके। Complete the label diagram to suggest how the student could filter the mixture under reduced pressure. Okay. Okay. करना ये है हमने कि हम फिल्ट्रेशन करना चाहते हैं, and for that we need filter funnel and filter paper. ओके, सो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर एक फिल्टर फनल ले लेता हूं। उप्स, सही है। और उसको बंग से हम यहां से फिक्स कर देते हैं। ये हमने बंद कर दिया यहां से। सही है, सील कर दिया यहां से। यकीनन मैं एक फिल्टर पेपर भी लूंगा और उस फिल्टर पेपर को इसके ऊपर रखूंगा इस तरह से, ठीक है। और इस फिल्टर पेपर के ऊपर जो आपका मिक्सचर है उसको डालूंगा, सही है। हाँ 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 हाँ। तो ये आपका रेजिड्यू हो जाएगा और ये आपका फिल्ट्रेट हो जाएगा, सही। तो ये आपका फिल्ट्रेट हो गया, ये आपका रेजिड्यू हो गया, ये आपकी फिल्टर फनल हो गई। लेबल डायग्राम कह रहे हैं तो हर चीज लेबल करके देनी है। एंड ऑब्वियसली ये आपका फिल्टर पेपर हो गया। ठीक है, आई होप इट मेक सेंस टू यू। इसके अलावा इसमें कुछ और कर नहीं सकते हम। आगे चलते हैं। Suggest one major advantage of filtering the mixture under reduced pressure compared with filtering using gravity. Gravity में drop to drop solution आता है और reduced pressure के अंदर बहुत quickly जो है ना वो separation हो जाती है, ठीक है। तो filtration takes place very quickly under reduced pressure. Under reduced pressure, filtration takes place quickly
ओके, जबकि अंडर ग्रेविटी इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम. ओके, next part C. Okay, the student rinse the residue. Okay, and obviously rinse kiya hoga distilled water se, transfer to the crucible and place it in a warm oven to dry it. Okay, what should the student do to ensure that the drying process is complete? ड्राइंग प्रोसेस कंप्लीट करना चाहते हैं आप क्या करेंगे? क्रूसिबल को ओवन में रख के वार्म करेंगे, वो ड्राई हो जाएगा. ड्राई करने के बाद उसको वे करेंगे. फिर वे करने के बाद फिर क्या करेंगे आप? दोबारा से उस क्रूसिबल को कूल करेंगे. कूल करके दोबारा से उसको ओवन में वार्म करेंगे, फिर ड्राई करेंगे और फिर रीवे करेंगे. सो डूइंग दिस प्रोसीजर टिल अ कांस्टेंट मास इज ऑब्जर्व्ड. ओके, दैट शोज कि जी अब रेजिड्यू के अंदर मॉइस्चर अवेलेबल नहीं है और वो कंप्लीटली ड्राई हो चुका है. So heat the crucible in an oven. Heat the crucible in an oven until the mass of residue is constant. ठीक है? The student recorded the masses shown in the table. Complete the table to calculate the mass of dry silver chloride form. Okay, mass of dry silver chloride form करना है और इसको फॉर्म करने के बाद डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड फॉर्म. तो मुझे मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड भी फॉर्म करना है. ओके, और मुझे मासेस गिवन है. ओके, तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मास ऑफ ड्राई सिल्वर क्लोराइड आ जाएगा मेरे पास. तो मास ऑफ ड्राई सिल्वर क्लोराइड मेरे पास आ जाएगा 5.736. ओके, 5.736. याद रखिएगा कि ये मास ऑफ एम्प्टी क्रूसिबल है, ये मास ऑफ क्रूसिबल प्लस ड्राई सिल्वर क्लोराइड है. दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मास ऑफ ड्राई सिल्वर क्लोराइड आ जाएगा. ओके, सबसे पहला काम एम आर ऑफ AgCl कैलकुलेट करो. तो आपके पास सिल्वर का मास है 107.9 प्लस क्लोरीन का मास है 35.5. तो यहाँ से आपके पास MR आ जाएगा 143.4. ओके, अब आपको मोल्स कैलकुलेट करने हैं सिल्वर क्लोराइड के. तो मोल्स ऑफ AgCl कैलकुलेट करने के लिए मास लेंगे आप 5.736. इसको डिवाइड कर दीजिए आप MR ऑफ सिल्वर क्लोराइड से, विच इज 143.4. तो यहाँ से मोल्स ऑफ AgCl आ जाएंगे. मोल्स ऑफ AgCl आ जाएंगे 0.04. ओके, बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ भी 5 हैं, मैंने यहाँ 4 लिखे हैं, यहाँ भी 4 हैं. तो आप या तो 4 में दो या 5 में दो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. वैसे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, आप इस तरह से भी लिख के दे सकते हैं. ठीक है जनाब. अगर आप 0.04 भी लिख के देंगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, बिकॉज बेटा 1 मार्क का पार्ट है, वो इस पे मार्क्स डिडक्ट नहीं करेगा. ठीक है, तो मैं हटा देता हूँ इसको, कोई इशू नहीं है. 0.04 इस पे भी मार्क्स मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है. फिर वो कह रहे हैं यूज योर आंसर टू कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ग्रुप 2 क्लोराइड. ओके, जब वो ये कहते ना कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ ग्रुप 2 क्लोराइड, दैट शोज कि we need to find out the MR, find the MR, because MR is 1 mole of group 2 chloride. So MR of MCl2 determine करना है मैंने. Okay, and hence identify the group 2 metal present in the chloride. तो मुझे group 2 की आइडेंटिफिकेशन भी करनी है, और आइडेंटिफिकेशन करने के लिए उन्होंने मुझे यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स के AR, ग्रुप 2 एलिमेंट्स के AR गिवन है, ताकि मैं टैली कर सकूं कि मेरे पास आंसर क्या है. Okay, quite challenging, lot of information. Okay. Okay, ये इक्वेशन हमने लिखी थी, है ना? इस इक्वेशन को हम दोबारा से वहां लिख लेते हैं.
ये हो जाएगा 2 सिल्वर नाइट्रेट प्लस MCl2 एरो मैग्नीशियम मेटल नाइट्रेट होगा, और फिर उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा 2AgCl में। ओके, आई नो द मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड फॉर्म। तो बेटा आप जानते हैं कि ये आपके पास 1 मोल है, ये आपके पास 2 मोल है। ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। और अगर आपने यहाँ पर 0.04 मोल कैलकुलेट किए थे तो बताइए मोल्स ऑफ MCl2 कितने हो जाएंगे? डिवाइड बाय 2 करके आएगा आंसर। तो ये जगह 0.04 डिवाइडेड बाय 2 इज गोइंग टू बी 0.02 मोल्स, राइट। सो मेरे पास मोल्स आ गए हैं, मेरे पास मास था ऑलरेडी। कहाँ था मास? मास इनिशियली क्वेश्चन में गिवन था, ये गिवन है 3.172। MCl2 का मास था 3.172। इसको लेता हूं मैं 3.172, इसको डिवाइड कर देता हूं मोल से विच इज 0.02। तो मेरे पास यहाँ से MR आ जाएगा। 3.172 डिवाइडेड बाय आंसर इज गोइंग टू बी 158.6। तो ये MR ऑफ MCl2 है मेरे पास, ठीक है। और मुझसे कह रहे हैं M निकालो। तो एक जगह बना लेते हैं ताकि थोड़ी सी स्पेस मिल जाए हमें, ठीक है। हमारा थर्ड स्टेप यहाँ पर मेटल MCl2 इक्वल्स टू 158.6 आया है। मेटल मुझे डिटरमिन करना है, क्लोरीन 35.5 होता है, 2 क्लोरीन एटम्स हैं, इंटू 2 कर दीजिए, इक्वल्स टू 158.6 है। तो यहाँ से M आपके पास कितना आ जाएगा? M आपके पास कितना आ जाएगा? 158.6 माइनस 71.0, तो यहाँ से M की वैल्यू आ जाएगी 87.6। तो 87.6 एग्जैक्टली किसको टैली कर रहा है? स्ट्रॉन्शियम को टैली कर रहा है। इसका मतलब स्ट्रॉन्शियम इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। तो MR मेरे पास हो जाएगा 158.6 और ये हो जाएगा स्ट्रॉन्शियम SR, ठीक है। स्ट्रॉन्शियम लिख दो, SR लिख दो, नाम लिख दो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। इसके बाद हमारे पास जो पार्ट है वो कह रहा है क्या कह रहा है पार्ट में? पार्ट में वो ये कह रहा है स्टेट and explain how the number of moles of silver chloride formed in 2 would change if the student used tap water instead of distilled water to dissolve group 2 chloride। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब टैप वाटर होता है तो उस टैप वाटर के अंदर क्लोराइड आयंस होते हैं, राइट। टैप वाटर कंटेन क्लोराइड आयंस। अब जाहिर सी बात है, अगर क्लोराइड आयंस हैं तो सिल्वर क्लोराइड ज्यादा बनेगा। जब सिल्वर क्लोराइड ज्यादा बनेगा तो उसका मास ज्यादा आएगा, उसका मास ज्यादा आएगा, उसके मोल ज्यादा आएंगे। ओके, तो आसान है ये तो बहुत। तो बताइए टैप वाटर कंटेन chloride ion these chloride ions also forms white precipitates of AgCl, hence more mass of AgCl is produced। सही है ना। अब देखो, अगर ये मास बढ़ गया तो जाहिर सी बात है मोल्स भी बढ़ेंगे। अब इस तरह से देखो ना यार, मैं एक मिनट, ये है मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन MR। MR तो चेंज नहीं होगा सिल्वर क्लोराइड का, राइट। मास बढ़ रहा है तो मोल्स भी बढ़ेंगे,
सही है ना? 10 more moles of AgCl will form or produce. Okay, I hope it makes sense to you. That's the end of this question paper as well. Thank you very much, guys.